आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज़ में हम 38वीं बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन के प्रश्नों को एनालिसिस कर चुके हैं और साथ में 39वीं का एनालिसिस भी शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि बीपीएससी की शुरुआत से जो एग्जामिनेशन हुए हैं और हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो पुराने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी भी हम करा रहे हैं और अभी हाल ही में बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है 28 जून को, उसके प्रश्नों का भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमने अभी तक 28 जून 2024 को बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी 10+2 स्कूल हेडमास्टर एग्ज़ाम 28 जून 2024 को भारतीय इतिहास के प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न इस तरह से जो सीरियल नंबर चलेगा इस वीडियो का सीरियल नंबर है, जबकि नीचे लाल रंग से जो लिखा हुआ है वह सेट डी के क्वेश्चन में जिस नंबर पे ये प्रश्न थे वही नंबर लिखा हुआ है। जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो में है, जबकि 12 नंबर प्रश्न में इस सेट डी में ये प्रश्न रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, पूना, दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में इसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी जी। और इस बैठक में इस अधिवेशन में कुल 436 सदस्य उपस्थित थे। फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसका पहला अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और मुंबई के पहले अधिवेशन में कुल 72 लोग उपस्थित थे उस बैठक में, जबकि कलकत्ता के द्वितीय अधिवेशन में कुल 436 सदस्य भाग लिए थे। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, जबकि इस दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने कुल 3 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा प्रश्न और सेट डी में ये 14वां प्रश्न था। तो निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? वर्धन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। फ्रेंड्स देख सकते हैं वर्धन वंश ने शासन किया है 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। मौर्य वंश का शासन चला है 322 बीसी से 185 बीसी तक। गुप्त वंश का शासन चला है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और कुषाण वंश का शासन चला है 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। फ्रेंड्स अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा, पटना उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी, शेर शाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा। फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे ऑल इंडिया किसान सभा से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, अतः यह सही जोड़ी नहीं है। अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शेर शाह सूरी, और इनका मकबरा था सासाराम में। जबकि इस ऑप्शन में इनकी जोड़ी में दिए हुए है कि मकबरा इनका समस्तीपुर में था, जो गलत है। फ्रेंड्स अब देखते हैं आज के इस वीडियो का चौथा प्रश्न, जबकि सेट डी का 22वां प्रश्न। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? ए में भगत सिंह एवं राजगुरु, बी में सरदार उद्यम सिंह एवं यशपाल, सी में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, डी में चंद्रशेखर आजाद एवं रासबिहारी बोस, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, ईत्सिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। फ्रेंड्स ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने भारत में आकर यहाँ की व्यवस्था को देखकर यहाँ के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है। फ्रेंड्स मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने इसकी किताब लिखी है इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखित किताब है
चलिए, इत सिंह, फायान और ह्वेनसांग इनके बाद में आए हैं। ह्वेनसांग तो हर्षवर्धन के समय आए हैं, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए हैं, और इत सिंह तो आया है चीनी यात्री एवं बौद्ध यात्री 675 ईस्वी में आया है। नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक इसने रहने का कार्य किया है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यहाँ पर रहकर इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? रक्षा, कानून, वित्त, श्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही तो हो जाएगा श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय इनको सौंपा गया था। 1946 में अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था उसमें बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे और इनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं। और अभी हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि मीरा कुमार जी का बेटा लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ा है बिहार के किसी लोकसभा सीट पर। फ्रेंड्स, तो आप जान गए कि बाबू जगजीवन राम जो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री बने थे, उनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी हैं और इनका बेटा किस लोकसभा चुनाव से 24 में बिहार से लड़ा है, ये आप कमेंट करके बताइए और उनके बेटे का नाम क्या है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन उठाया गया है मध्यकालीन भारत के इतिहास से और दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो फ्रेंड्स, इनमें जो ऑप्शन दे रहा है उनमें गुलाम वंश का नाम नहीं है। तो ऑप्शन में जितने वंश हैं उनमें सबसे पहले जो शासन किया है वो है खलजी वंश। गुलाम वंश के जस्ट बाद खलजी वंश का शासन था, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, गुलाम वंश का नाम इस ऑप्शन में नहीं है, अतः गुलाम वंश के बाद खलजी वंश ने शासन किया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, खलजी वंश। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, यह सही है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्तप्रधान कहलाती थी, यह गलत है। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था, यह सही है। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, यह सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये सही नहीं है कथन, क्योंकि शिवाजी की मंत्रिपरिषद का नाम अष्टप्रधान था। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है नेमिनाथ, वर्धमान महावीर, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, प्रथम तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया? ऑप्शन है मेरठ, बी में लखनऊ, सी में झांसी, डी में बैरकपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर। अब देखिए, बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे जी, और ये यूपी के ज़िला गाजीपुर के थे। उस समय जो उनका घर था गाजीपुर जिला में पड़ता था, लेकिन अभी उनका घर पड़ता है बलिया ज़िला में यूपी के। ये इन्होंने कारतूस वाली घटना के विरोध में कारतूस के उपयोग करने से मतलब कि मना कर दिया था इन्होंने, और लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। और उस समय आपको बैरकपुर छावनी के कमांडिंग अफसर थे हैरसे थे। तो इस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या के कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11 और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 53। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ए में प्रथम, बी में चतुर्थ, सी में तृतीय, डी में द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था सम्राट अशोक के समय में, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगालीपुत्र तीस। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था आपको राजगृह में, और उस समय शासक थे बिंबिसार, जबकि दूसरा बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, और उस समय शासक थे अजातशत्रु। इस तरीके से तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी आपको पाटलिपुत्र में, और उस समय यहाँ के शासक थे अशोक, और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे मोगालीपुत्र तीस ने, और इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? एक बार, कभी भी नहीं, 3 बार, 2 बार। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा
2 बार। दरअसल सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी में टूट होने वाली थी और इनकी जीत से कांग्रेस के गांधी जी के साथ जितने लोग थे वो मतलब कि इस्तीफा देना शुरू कर दिए थे, इस्तीफा दे भी चुके थे। अंततः सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभाले थे। तो इस तरीके से चुने गए थे 2 बार लेकिन कार्यभार संभाले थे 1 बार। तो सुभाष चंद्र बोस जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए हैं, तो 2 बार, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। लेकिन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में जो घटनाक्रम हुआ जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देकर के अपनी एक पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, 1854 में आया था वुड डिस्पैच और इस नीति में, इस डिस्पैच में कहा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसी वुड डिस्पैच के निर्णय के अनुसार भारत में 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी सही है। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है फ्रेंड्स, अतः ये जोड़ी सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 और सेट डी का क्वेश्चन नंबर 69। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? असहयोग आंदोलन, काकोरी ट्रेन लूट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, ये 1920 की घटना है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आंदोलन अगस्त 1920 में। काकोरी ट्रेन लूट 1925 की घटना है, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। इस तरीके से सबसे पहली जो घटना हुई है वो हो जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, जबकि असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। काकोरी ट्रेन लूट तो 1925 की घटना है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 जनवरी की है। देखते हैं 17वां प्रश्न। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्णिया, गया, छपरा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। फ्रेंड्स, 1922 ईस्वी में बिहार में कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुए थे वो गया में हुए थे और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। फ्रेंड्स, बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे। 1912 में बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता किए थे आर एन माधोलकर जी। 1922 में गया में, जिसकी अध्यक्षता किए थे आपको चित्तरंजन दास जी। और 1940 में रामगढ़ में, जो आजकल झारखंड में चला गया है, उसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद जी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान बिहार में कुल 2 अधिवेशन हुए थे और अविभाजित बिहार, जिसमें झारखंड भी था, तो कुल 3 अधिवेशन हुए थे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और सेट डी का 81। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? ए में लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन इसके 3 साल बाद में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया। और ये अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी और ये किया गया था जमींदारों के साथ, यानी जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया था और उन्हीं से राजस्व वसूलते थे अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का भारतीय इतिहास का 19वां प्रश्न देखते हैं और ये सेट डी का क्वेश्चन नंबर है 86। फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, कराची, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई। फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित होकर के
मुंबई के रॉयल नेवी के जवान अधिकारी जो गैर कमीशन्ड अधिकारी थे, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। आज़ाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं द्वारा प्रभावित होकर 18 फरवरी 1940 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के गैर कमीशन्ड अधिकारियों एवं सैनिकों ने, जिन्हें रेटिग्स कहा जाता था, रेटिग्स कहा जाता था, ने नस्लीय भेदभाव तथा खराब भोजन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। और यह विद्रोह हुआ था HMIS तलवार पोत पर, जो प्रशिक्षण पोत था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे MS खान जी। तो इस तरीके से BPSC हेडमास्टर एग्जामिनेशन 2024 में भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, इन सभी विषयों के प्रश्न को लेकर आएंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स का काफ़ी महत्व होता है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देख लेने से एक ट्रेंड पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमने शुरुआत से शुरू किया है, जैसे 38वीं 39वीं का भी एनालिसिस कर रहे हैं, और इधर हाल में जो एग्ज़ाम होते जाएंगे BPSC के, उसके भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने परिचितों, अपने शुभचिंतकों और अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का सिलसिला शुरू कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।